अच्छा, जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, डेट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अच्छा, अब क्या होता है एसिड्स? देखो, एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, they give H positive ions in aqueous solutions. ठीक है, acid are the substances that gives H positive ions in aqueous solution. इसका क्या मतलब है? देखो, H positive ion is, इसकी बात कर रहे हैं हम, these are H positive ions, मतलब हाइड्रोजन जिसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है उसको H positive ion कहेंगे। इसकी डेफिनेशन ये बनती है, एसिड्स आर दी substances that give H positive ions in aqueous solution। देखो, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? वो वाला सोल्यूशन जो चीज पानी में डिसॉल्व हो। जब भी वर्ड एक्वस या एक्वा, एक्वा इज वाटर ना, तो एक्वस मींस एनीथिंग दैट इज डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये बात आपको याद हो, एक्वस का क्या मतलब है? एनीथिंग दैट डिसॉल्व इन वाटर। और सर मोल्टन का क्या मतलब होता है? मोल्टेन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को हीट करें और वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ना, मेरे पास मोल्टेन सोडियम क्लोराइड है, तो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड को ना लिक्विड सोडियम क्लोराइड भी बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि मैंने NaCl को पानी में नहीं डाला हुआ है, सॉलिड NaCl है, सॉलिड नमक है मेरे पास, उसको मैंने हीट करा और सॉलिड स्टेट से उसको मोल्टेन स्टेट में पानी बना, मतलब पानी बना दिया। पानी बनाने का मतलब ये नहीं कि वाटर डाल, लिक्विड स्टेट बना दिया, दैट इज मोल्टेन। अब हम उसको कह तो देते हैं पानी बनाना, लेकिन वो बेसिकली वाटर वाला पानी नहीं है, मेल्ट कर दिया आपने उसको ना, इन शॉर्ट हीट करके, दैट इज मोल्टेन स्टेट। मेल्टिंग करने के बाद जो चीज बन रही है वो मोल्टेन स्टेट है। और मोल्टेन स्टेट में क्या होगा कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे से अलग अलग होकर घूमना शुरू कर देंगे। और एक्वा स्टेट क्या होती है? एक्वा स्टेट में जब आप NaCl को वाटर में डालोगे ना, तो सॉलिड सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और उस स्टेट को हम एक्वस कहते हैं। अब इसमें डिसॉल्व जो हो रहा है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्वस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मोल्टेन में वाटर नहीं होता है। और इसमें भी Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाएंगे, तो ये फर्क होता है मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट। आगे ही बात समझ आ ली? जी सर। तो एसिड्स जो है वो जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज होने का क्या मतलब है कि वो ब्रेक होके आइंस में अलग अलग हो जाते हैं। देखो, जो एसिड्स होते हैं ना वो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। एसिड्स आर सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। आयनिक कंपाउंड्स तो आयनाइज होते हैं, बात समझ आती है, लेकिन ये जो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो रहे हैं ना, तो सारे सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं होते, बट एसिड आर दो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल, दो आर आयनाइज्ड। अब मैं एग्जांपल देता हूँ एसिड्स की। जैसे हमारे पास एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आपने डॉट एंड क्रॉस कोवलेंट बॉन्डिंग भी बनाई हुई है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज HCl।
हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग पे लगाया हुआ है और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाया हुआ है। अब बेटा ये कोवलेंट बॉन्ड है ना, लेकिन जब HCl को हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पे देखो क्या होता है इसके साथ, कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन लूज कर देता है, क्लोरीन को दे देता है, और हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म H पॉजिटिव आइन, और क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो क्लोरीन विल बिकम Cl नेगेटिव आइन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। क्योंकि देखो सोडियम क्लोराइड को जब पानी में डाला था ना आयनिक कंपाउंड को, तो उसमें आइंस तो ऑलरेडी बने हुए थे, सोडियम क्लोराइड में आइंस तो ऑलरेडी थे, तो फर्क क्या हुआ कि वो आइंस अलग अलग हो गए एक दूसरे से, तो उसको हम कहते हैं कि पानी में डिसॉल्व होकर अलग अलग हो गए तो एक्वस आइंस बन गए। लेकिन आइंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन HCl में आइंस नहीं एग्जिस्ट करते थे पहले, वो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ था, कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ी ना आइंस होते हैं। बट वंस HCl इज डिसॉल्व इनटू वाटर, पानी में डलने के बाद हाइड्रोजन का आयन बन के निकला है, था नहीं पहले, बना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। एंड दिस इज आल्सो नोन एज, एक और वर्ड इसका होता है डिसोसिएशन। तो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और ये जो H पॉजिटिव आयन आ रहे हैं पानी में, यही जो है ना सॉल्यूशन को एसिडिक बनाते हैं। मतलब एसिडिटी इज डिटरमिन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। जब तक फ्रीली मूविंग H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में नहीं होगा तब तक एसिड अपनी एसिडिटी शो नहीं करेगा। मतलब अगर मेरे पास HCl है ना, अब HCl इन द फॉर्म ऑफ गैस भी होता है, अगर उसको सॉलिड टेम्परेचर कम हो तो सॉलिड भी होता है। इसको जब तक हम वाटर में नहीं डाल देते, जब हम इसको पानी में डाल देंगे तब ये H पॉजिटिव आयन बनाएगा। मतलब विदाउट वाटर एसिड कैन नॉट फंक्शन एज एसिड। मतलब एसिड अपनी एसिडिटी कब दिखाएगा, जब वो पानी में डिसॉल्व होगा। विदाउट वाटर देयर विल बी नो एसिडिटी, इट विल बी कॉल्ड एज एन एसिड but it won't behave as an acid unless it is dissolved into water, because once it is dissolved into water and it gives H positive ion, then this H positive ion is basically showing the acidity in solution. समझ आई वाली बात? जी सर मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो एसिडिटी नीड्स वाटर। मतलब HCl अगर पाउडर फॉर्म में है ना मेरे पास, और वो अगर आपको पता है कि एसिड जो होते हैं ना वो कोरोसिव होते हैं, कोरोसिव मतलब दे बर्न योर स्किन, लेकिन जब तक उनमें पानी नहीं होगा तब तक एसिड कोरोसिव नहीं होते। वंस यू ऐड वाटर टू इट they will release H positive ions and then that acidic solution will be corrosive. ठीक है, तो एसिडिटी नीड्स वाटर इन शॉर्ट। और एसिड्स हमारे पास देखो कौन कौन से एसिड्स हैं जिनके नाम के साथ फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, the formula is HCl. Then we have sulfuric acid, the formula is H2SO4। ये फॉर्मूला याद करना है आपको उनके, क्योंकि सिंपल कोवलेंट के फॉर्मूला बना नहीं सकते हो। अच्छा, बॉन्डिंग सिर्फ HCl की बनानी आनी चाहिए, बाकी एसिड्स की बॉन्डिंग नहीं बनाने के लिए कहते। देन वी हैव फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। उसके बाद होता है एक एसिड कार्बोनिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है H2CO3। और एक एसिड है नाइट्रिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है HNO3। ये सारे के सारे एसिड जब पानी में डलते हैं तो दे गिव H पॉजिटिव आयन, और उनके साथ जो दूसरा एटम है क्लोरीन है जैसे, तो वो नेगेटिव आयन बना लेगा। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप पानी में डालोगे ना
तो देखो, इफ वी आर एडिंग 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के अंदर, तो इसके फॉर्मूले में H2 है ना, तो इट विल गिव यू 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन। और दूसरी चीज क्या है, सल्फेट आइन है, यू रिमेम्बर सल्फेट आइन, पॉलीएटॉमिक आइन। तो 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन देगा ये, और 1 मोल ऑफ सल्फेट आइन देगा। समझ आई ये वाली बात? इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड जो है, उसका अगर 1 मोल पानी में डालोगे, तो 1 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड में देखो H3 है, तो इट विल गिव यू 3 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आइन, और उसके साथ PO4 फॉस्फेट आइन है, तो 1 मोल ऑफ फॉस्फेट आइन। ये बात समझ आई? ईमान, फातिमा, हिबा, अली, समरा, सुनैना, ओप्पो F17 प्रो, बेटा नाम क्या है आपका? इसी तरह अगर हम कार्बोनिक एसिड विच इज H2CO3 उसको पानी में डालेंगे, तो इट विल गिव अस 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन एंड 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आइन। अभी याद करने पड़ेंगे, एक बार फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप समझ जाओगे। कार्बोनिक एसिड में कार्बोनेट आइन है, फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फेट आइन भी है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आइन है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोराइड आइन निकलेगा H पॉजिटिव आइन के साथ। अच्छा जी, मैं तुम्हें हैंड आउट से भी दिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है सब कुछ। सी, आफ्टर डेफिनेशन ऑफ एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखो, अगर 1 मोल आप पानी में डालोगे, तो इट विल गिव यू 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आइन। इफ यू ऐड 1 मोल, इक्वेशन में देखो कोफिशिएंट मोल्स को शो करता है ना, मोल्स से पढ़ा हुआ है हम सबने, वी नो कि 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड को पानी में डालोगे, तो इट विल गिव यू 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रेट आइन। सही है? इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड को आप पानी में डालोगे, तो इसमें देखो 2 हाइड्रोजन है, इट विल गिव यू 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन, और सल्फेट के साथ तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है ना पूरा सल्फेट, तो 1 मोल ऑफ सल्फेट आइन। सही है? समझ आई है ना ये बात, कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप पानी में डाल रहे हो, तो इट मीन्स के ये आपको डिसोसिएट होकर पानी में 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन देगा और 1 मोल ऑफ सल्फेट आइन देगा। Similarly, if you are adding 1 mole of phosphoric acid into water, it will give you 3 mole of H positive ion and 1 mole of phosphate ion. क्लियर है बात? यस। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो। चलो, इसी तरह कार्बोनिक एसिड है, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं हमारे पास, उनको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो सारे एसिड्स थे ना, ये जो 5 एसिड्स के मैंने नाम लिखवाए, तो एसिड्स ना कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ मिनरल होते हैं। अभी फिलहाल ऑर्गेनिक एसिड को देखो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलो, हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होता है इथेनोइक एसिड। देखो एसिड्स दो तरह के हैं, एक तो ऑर्गेनिक, एक तो मिनरल एसिड्स हैं, जो हमने जो 5 नाम अभी लिखे हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज ऑल आर नोन एज मिनरल एसिड्स। ठीक है? HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इन 5 मिनरल एसिड्स के आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए बस। उसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन हमें बस ये 5 याद रखना है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। इसके अलावा भी ना हमारे पास कुछ एसिड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स में जैसे उनके नाम होते हैं, इथेनोइक एसिड हो गया जो लेमन्स में होता है ना, सिट्रस एसिड, सिट्रिक एसिड जिसको कहते हैं, फिर प्रोपेनोइक एसिड हो गया। तो ये तो अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे ये वाले एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। लेकिन इथेनोइक एसिड जैसे है ना, इसका फॉर्मूला होता है जैसे CH3COOH। अब इसकी अगर हम बॉन्डिंग देखें ना, तो जिस कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो दो ऑक्सीजन इस तरह से लगे हुए होते हैं कि एक ऑक्सीजन के साथ उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है और आगे एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ होता है, और जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है उसके साथ आगे हाइड्रोजन भी लगा हुआ होता है लाइक दिस, और पीछे वाला जो कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब इसमें हाइड्रोजन तो बहुत सारे हैं, जैसे HCl में हाइड्रोजन जो है वो एक था, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन 2 थे, नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन जो है वो 1 था। लेकिन इथेनोइक एसिड में तो टोटल 4 हाइड्रोजन है। लेकिन ये 4 के 4 हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं होते। सिर्फ कौन सा वाला हाइड्रोजन आयोनाइज होता है ऑर्गेनिक एसिड्स में, जो आखिर में ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ होता है ना, ये वाला, सिर्फ ये H पॉजिटिव आइन बना के निकलेगा, बाकी नहीं निकलेंगे। मतलब अगर इथेनोइक एसिड को मैं वाटर में डालता हूँ तो ये आयनाइज होगा, बट सिर्फ कौन सा हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव आइन बना के निकलेगा, जो लास्ट में ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो आयनाइज होके नहीं निकलते। मतलब इसका साथ जो H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन निकल के H पॉजिटिव आइन बना लेगा, और जो पीछे वाली चीज है उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एनाइन जो है वो, अब जैसे ये इथेनोइक एसिड है ना, इसको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन अगर हम लिखें ना, तो वाटर में डालने पे देखो इसके साथ क्या होगा कि एक तो हाइड्रोजन अलग निकल गया H पॉजिटिव आइन, बाकी की चीज जो है ना पीछे की, वो सारी नेगेटिव आइन के साथ आ जाएगी, मतलब CH3COO नेगेटिव। अब इस आइन का एक नाम होता है, जैसे इथेनोइक एसिड था ना, ये इथेनोइक एसिड से जो नेगेटिव आइन बनेगा उसको हम कहते हैं इथानोएट आइन। ठीक है, अभी इसकी टेंशन नहीं लेना, ये हम ना बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी एसिड्स होते हैं तो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम यहाँ पे इसको। देखो अली, फॉस्फेटाइन जो होता है ना, उस पे चार्ज 3 नेगेटिव होता है। इफ यू रिमेंबर द लिस्ट ऑफ दैट पॉलीएटॉमिक आइंस, तो उसमें सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, इन सब के हमने याद किए थे ना। सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव 1, कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव, फॉस्फेट होता है PO4 3 नेगेटिव। फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है उसमें हाइड्रोजन +1 है और फॉस्फेट 3 नेगेटिव है। तो H3PO4 में जो हाइड्रोजन के साथ 3 है, वो देख के भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये 3 जो है वो बेसिकली फॉस्फेट की वजह से आया है। कार्बोनिक एसिड में जो फॉर्मूला है H2CO3, तो इसमें जो 2 है हाइड्रोजन के साथ, वो देख के समझ आनी चाहिए बात कि जो 2 आया होगा ये कार्बोनेट आयन की वजह से आ रहा है। सही है अली, समझ आई बात? इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड में भी जो 2 आ रहा है वो सल्फेट आयन की वजह से आ रहा है ना, H2SO4, क्योंकि सल्फेट आयन पे 2 होता है चार्ज। ओके, अच्छा, अब एसिड्स की हमारे पास ना 2 कैटेगरीज होती हैं या टाइप्स होती हैं। एक तो मिनरल और ऑर्गेनिक, एक तो अलग चीज है, कैटेगरीज हो गई वो। टाइप्स ऑफ एसिड हमारे पास 2 तरह के होते हैं। कुछ एसिड्स हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और कुछ एसिड्स हमारे पास होते हैं वीक एसिड्स। अब ये जरा सा समझने वाली बात है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, वो आयनाइजेस, स्ट्रॉन्ग एसिड आयनाइजेस कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। और जो
वीक एसिड्स होते हैं ना, these ionizes incompletely in aqueous solution. Weak acid ionizes इनकम्प्लीटली. इनकम्प्लीटली के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं हम, पार्शियली. इनकम्प्लीटली के लिए पार्शियल का वर्ड भी यूज करते हैं ना. पार्शियल मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा. अब इसका क्या मतलब है, देखो, अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैं पानी में डालूंगा तो ये आयनाइज होगा टू गिव H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन. अच्छा, वीक एसिड में हमारे पास लेट्स से एक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड अभी पढ़ा था ना, वो भी वीक एसिड है. नाइट्रस एसिड भी एक वीक एसिड है. नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला में याद नहीं रखना, अभी तो मैं बता रहा हूँ. HNO2 होता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है. ये एक वीक एसिड है. जब इसको पानी में डालते हैं ना तो आयनाइज ये भी होगा टू फॉर्म H पॉजिटिव आइन और NO2 माइनस वन आइन. NO2 माइनस वन आइन नाइट्राइट आइन होता है विद ITE. ये भी हमने याद किया हुआ है, लेकिन इस एसिड का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, अब देखो, अब इसमें आयनाइज तो आपको दोनों होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कंप्लीट आयनाइजेशन का क्या मतलब है. देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर आपने 1 मोल लिया तो 1 मोल ऑफ HCl अगर आयनाइज होगा तो इट विल गिव यू 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन और 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन. नाइट्रस एसिड का अगर आप 1 मोल लोगे तो वो भी आयनाइज होगा टू गिव 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन. मतलब जो भी मॉलिक्यूल नाइट्रस एसिड के आयनाइज हो रहे हैं तो 1 मोल में से 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन और 1 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन निकलेगा. लेकिन पता है होता क्या है, अगर मैं HCl के 1000 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ ना, तो 1000 के 1000 आयनाइज हो जाएंगे. तो 1000 तो बड़ा नंबर है, छोटा नंबर ले लेते हैं. जैसे अगर HCl के मैं 10 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ तो इसके 10 के 10 आयनाइज हो जाएंगे. और अनआयनाइज HCl, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना इक्वेशन के, उसको हम कहेंगे अनआयनाइज पानी में डालने से पहले. लेकिन पानी में डालने के बाद अनआयनाइज HCl के मॉलिक्यूल जो है ना वो 0 मॉलिक्यूल रह गए, क्योंकि सबके सब आयनाइज हो गए टू गिव H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन. तो 10 मॉलिक्यूल में से कितने 10 H पॉजिटिव आयन बन जाएंगे और 10 Cl नेगेटिव आयन बन जाएंगे, क्योंकि एक HCl में से एक H पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव मिलता है, तो 10 में से 10 मिल जाएंगे. सबका सब आयनाइज्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे सब 0 हो गया. कुछ HCl, मतलब कोई भी HCl मॉलिक्यूल ऐसा नहीं रहा बॉन्डिंग के साथ, सब टूट गए, सारे बॉन्ड टूट गए, सब H पॉजिटिव आयन बन गए, सारे के सारे HCl मॉलिक्यूल टूट जाएंगे. दैट इज कंप्लीट आयनाइजेशन. लेकिन इनकम्प्लीट आयनाइजेशन जो वीक एसिड्स में होती है, उसमें क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे नाइट्रस एसिड के 10 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो ये 10 के 10 मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होंगे. लेट्स से इसमें से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए, तो बाकी कितने रह जाएंगे एज एन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल. 8 मॉलिक्यूल जो होंगे ना वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ऐसे ही पड़े रह जाएंगे. मतलब इस तरह का बॉन्डिंग बनी रह जाएगी, इसमें टूटे नहीं है, सिर्फ 2 टूटे. और जो 2 टूटेंगे ना वो डिवाइड तो 1:1 के रेशियो में हो रहे हैं. मतलब 2 मॉलिक्यूल जो टूटेंगे तो वो 2 H पॉजिटिव आइन बना लेंगे और 2 नाइट्राइड आइन बना लेंगे. जितने टूटेंगे वो तो इसी रेशियो में डिवाइड होंगे. अगर 1 मोल ब्रेक हुआ है, 1 मोल आयोनाइज हुआ है नाइट्रस नाइट्रस एसिड का, तो 1 H पॉजिटिव 1 नाइट्राइड. लेकिन सवाल ये नहीं है, ये तो इक्वेशन तो ये शो करती है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल नाइट्रस एसिड का आयनाइज होगा तो वो एक नाइट्रस एसिड से कितने H पॉजिटिव आयन और कितने नाइट्राइड आयन बनेंगे. तो ये इक्वेशन का, अब ये नहीं कहना कि भाई इसका भी 1 मोल तो बना है जैसे HCl का बना है. वो तो जो मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे वो ये वाली इक्वेशन फॉलो करेंगे, लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल आयनाइज हो नहीं रहे ना. अगर आपने 10 डाले थे तो उसमें से 10 ही इक्वेशन फॉलो कर ही नहीं रहे, सिर्फ 2 ही कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन HCl में 10 मॉलिक्यूल डाले तो 10 के 10 ही इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं. और एक HCl जब आयनाइज होगा तो एक H पॉजिटिव आइन बनेगा. इसी तरह एक नाइट्रस एसिड जब आयनाइज होगा तो एक H पॉजिटिव आइन बनेगा. लेकिन 10, ये तो स्टोइचियोमेट्री है इक्वेशन की कि आयनाइज होने के बाद वो टूट के ये बनाएंगे.
लेकिन क्या सारे के सारे नाइट्रस एसिड के मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहे हैं? नहीं, 10 डाले हैं तो 10 में से सिर्फ 2 आयनाइज हो रहे हैं, और जो 2 मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहे हैं वो इसी रेशियो में डिवाइड होंगे कि 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव। इक्वेशन ये बता रही है कि जो आयनाइज होंगे वो इस रेशियो में डिवाइड होंगे, जो आयनाइज हो ही नहीं रहे उनके लिए तो इक्वेशन ही नहीं है। इक्वेशन सिर्फ उनके लिए है जो आयनाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मत देखना, ये मत समझना कि भाई दोनों की इक्वेशन तो सेम है तो ये फर्क समझ नहीं आ रहा। देखो इक्वेशन तो सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो कि आयनाइज्ड हो रहे हैं। अगर आपने 1000 HCl मॉलिक्यूल डाले उसमें से 1000 के 1000 आयनाइज हो जाएंगे, लेकिन नाइट्रस एसिड के 1000 मॉलिक्यूल डाले तो उसमें से सिर्फ लेट से 10 आयनाइज हो रहे हैं, बाकी के 990 मॉलिक्यूल ऐसे ही पड़े हुए हैं सोल्यूशन में, तो वो इक्वेशन फॉलो ही नहीं कर रहे, ठीक है। आई होप ये बात समझ आई होगी, थोड़ी सी देर से समझ आती है बच्चों को, लेकिन थोड़े दिन बाद आ जाती है बात समझ। सही। तो वीक एसिड पार्शियली आयनाइज हो रहा है, सारे के सारे मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं हो रहे। और देखो यहाँ पे एक चीज और मैंने अलग बनाई है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना उसमें एरो एक डायरेक्शन में बनाया है, सिर्फ लेफ्ट टू राइट। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल मतलब कि जो एक बार लेफ्ट टू राइट चला गया, कभी भी राइट टू लेफ्ट दोबारा नहीं आ सकता। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कहानी खत्म, प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन वीक एसिड में देखो जो मैंने सिंबल बनाया है ना, ये वाला, ये आधा एरो फॉरवर्ड आधा एरो बैकवर्ड, मतलब ये डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है और वापस बैकवर्ड भी आ सकता है। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सही है। समझ आई बात? रिएक्शन दैट कैन गो इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो वीक एसिड में हमेशा रिवर्सिबल का साइन बनता है। अब पूछो क्या कंफ्यूजन हो रही है, सवालात हम देंगे उनके जवाबात। आपका टेस्ट है थर्सडे को केमिकल बॉन्डिंग का, अच्छा था, पढ़ के देना प्लीज। हाँ भाई, फातिमा, ईमान, हिबा, कोई क्वेश्चन है? विमल, सुनैना? No, sir. नथिंग। ओके। डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड दोनों याद रखना। स्ट्रॉन्ग लाइक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। वीक एसिड दैट आयनाइजेस इनकम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें हमने नाइट्रस एसिड की एग्जांपल ली है। इथेनोइक एसिड इज आल्सो अ वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज आल्सो अ वीक एसिड। तो इक्वेशन आयनाइजेशन की तो सेम होगी, लेकिन आयनाइज सारे हो नहीं रहे उसमें। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या होती हैं? एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। सावर मतलब क्या कहते हैं, खट्टा होना। एसिड्स आर कोरोसिव। कोरोसिव मींस कि वो स्किन बर्न करते हैं। जिस कंटेनर में एसिड रखा हुआ होता है उस कंटेनर पे जो है ना, आप इस तरह का सिंबल बना हुआ देखोगे, एक हाथ बना हुआ होता है। अब ये हाथ है, हैंड है, उसके ऊपर ना एक ऐसे ड्रॉप गिर रहा होता है। दिस इज अ सिंबल फॉर कोरोसिव। ये स्किन जला देगा आपकी। एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में, कि इनमें क्या होते हैं, फ्री मूविंग आयंस होते हैं। फ्री मूविंग आयंस की वजह से एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये तो फिलहाल अभी याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सेकेंडली, एसिड्स का टेस्ट पता है कैसे चलेगा कि एसिड कौन सा? एसिड जो होता है ना वो कलरलेस होते हैं। मतलब अगर एक बीकर में मैं वाटर रख दूं और एक बीकर में एसिड रख दूं ना, तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें से एसिड कौन सा है और वाटर कौन सा है देख के। अब आप कोरोसिव तो होते हैं वो, लेकिन आप थोड़ा हाथ डाल के थोड़ी ना चेक करोगे कि स्किन जली है नहीं जली। तो हमारे पास एक पेपर होता है, इसको हम कहते हैं लिटमस पेपर। लैब में एक लिटमस पेपर होता है,
वो लिटमस पेपर ना दो कलर के होते हैं, एक लिटमस होता है रेड कलर का और एक लिटमस पेपर होता है ब्लू कलर का। अरे क्या हो गया, एक लिटमस पेपर होता है ब्लू कलर का। तो एसिड का अगर आपको टेस्ट करना है ना, तो आप दोनों लिटमस पेपर, आपको पता तो नहीं है ना क्या है, तो आपने ब्लू लिटमस अगर आप एसिड में डालोगे, ठीक है, अगर ब्लू लिटमस पेपर आप एसिड में डालोगे और अगर वो ब्लू लिटमस रेड कलर का हो जाता है, मतलब उसका अपना कलर चेंज कर लेता है, वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉरी ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा कह दिया। ब्लू लिटमस जो है वो रेड में अगर कन्वर्ट हो जाता है, कलर चेंज कर लेता है, तो मतलब सोल्यूशन एसिडिक है। अगर वो अपना कलर, देखो रेड लिटमस पेपर डालोगे तो रेड ही रहेगा ना एसिड में भी। तो हम ब्लू लिटमस से एसिड की टेस्टिंग करते हैं, ताकि वो कलर चेंज करेगा, रेड में तो पता लगेगा कि हाँ कलर चेंज हुआ है। तो जितना लिटमस पेपर आपने एसिड में डिप करा है ना, वो ब्लू हो जाएगा, सॉरी ब्लू लिटमस जितना एसिड में डिप हुआ है वो रेड हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये एसिड है। अगर पानी में लिटमस पेपर डालोगे कोई कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। दैट इज द टेस्ट फॉर एसिड, रेड टू ब्लू हो जाता है उसका कलर। तो कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू नहीं अली, ब्लू टू रेड होता है एसिड में। ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, सही है। चलो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, थर्सडे को टेस्ट आपका क्लास टाइमिंग्स में होगा।